हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप 10वीं पास किए और आप 11वीं में कॉमर्स आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, कॉमर्स में 7 विषय हैं। 7 में से एक विषय का नाम है स्टैटिस्टिक्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है सांख्यिकी। अब ये सांख्यिकी क्या है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। सांख्यिकी और मैथ लगभग सेम जैसे आप कह सकते हो, यानी मैथ के जैसा आप कह सकते हो, लेकिन अलग है। ठीक है, तो सांख्यिकी का मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको यहाँ पे सांख्यिकी का मतलब बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा एक बार आप इसे ध्यान से सुनना। ठीक है, तो सांख्यिकी का मतलब क्या कि पूर्व उद्देशानुसार किसी निश्चित जगह पर किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूचना का एकत्रीकरण करके उसका वर्गीकरण किया जाए, उसका कोष्ठक बनाया जाए और उनके ऊपर से किसी विशेषज्ञों के द्वारा निष्कर्ष प्राप्त किया जाए तो उसे सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी परिभाषा थी। अब मैं आपको इसे उदाहरण के तरीके से समझाऊं। जैसे कि आप जनगणना के बारे में जानते ही होंगे। जनगणना में क्या होता है कि पहले से वो लोग निश्चित करते हैं कि हमें मान लीजिए सुखी नगर का हमें जांच करना है। ठीक है, इन लोगों ने निश्चित कर लिया, पूर्व उद्देश्य है इनका, पहले से उद्देश्य इनका फिक्स है। इन्होंने उद्देश्य रख लिया कि सुखी नगर का हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे, तो मान लीजिए टीबी का हम जांच करने वाले हैं। ठीक है, हाल में ही मान लीजिए कोरोना चल रहा है, तो कोरोना मान लेते हैं कि कोरोना का हम जांच करेंगे सुखी नगर के अंदर। तो ये उद्देश्य क्या हो गया, निश्चित हो गया, पूर्व उद्देशानुसार। सांख्यिकी का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, पूर्व उद्देशानुसार यानी उद्देश्य क्या कर लिया आपने, फिक्स कर लिया। ठीक है, कि सुखी नगर में हम क्या करेंगे, कोरोना का हम क्या करने वाले हैं, जांच करने वाले हैं। ठीक है, अब किसी निश्चित जगह पर, निश्चित जगह क्या हो गई हमारी, सुखी नगर। पूर्व उद्देशानुसार किसी निश्चित जगह पर किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा, तो आपने, सरकार ने क्या किया, किसी निश्चित व्यक्ति को चयन कर लिया, किसी निश्चित व्यक्ति को पसंद कर लिया कि भाई ये व्यक्ति जाएगा सुखी नगर में। ठीक है, पूर्व उद्देशानुसार किसी निश्चित जगह पर किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। ठीक है, अब सरकार को सूचना चाहिए लेकिन सरकार खुद नहीं जा रही। अगर सरकार खुद जाएगी तो प्रत्यक्ष रूप से हो गया और किसी को भेजेगी तो परोक्ष रूप से हो गया। ठीक है, तो अब किसी को सरकार ने भेजा सुखी नगर के अंदर कि जाओ तुम कोरोना का जांच करके आओ। ठीक है, तो वो लोग गए वहां पे और वहां पे उन लोगों ने जांच किया। तो किसी को कोरोना हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है। तो जिसको होगा, जिसको नहीं होगा, वो सारी जानकारी एक क्या करेगा, लिस्ट में वो लिखेगा। ठीक है, लिख करके वो क्या करेगा, जब जाएगा ऑफिस पे तो उनको अलग करेगा। जिसको कोरोना है उसको अलग करेगा, जिसको नहीं है उसको अलग करेगा। तो इसको कहते हैं वर्गीकरण करना। क्या कहा जाएगा, वर्गीकरण करना। अब वर्गीकरण हो गया, अलग अलग हो गया। अब अलग हो गया तो अब उनको क्या जानकारी चाहिए थी, कोरोना की जानकारी मिल गई। अब किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाएगा जो विशेषज्ञ होगा, कोरोना के बारे में विशेषज्ञ होगा, उसको पूरी जानकारी होगी। अब वो क्या करेगा कि उन लोगों के ऊपर से एक निष्कर्ष निकालेगा कि हाँ इन लोगों में कितनी ज़्यादा बैक्टीरिया है, कितने वायरस है, वो निष्कर्ष निकालेगा। इसी निष्कर्ष को आंकड़े में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसी आंकड़े में आपने प्रस्तुत किया, इसी को कहते हैं सांख्यिकी। ठीक है, एक बार फिर मैं बोलता हूं, पूर्व उद्देशानुसार किसी निश्चित जगह पर किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूचना का एकत्रीकरण करके उसका वर्गीकरण किया जाए या कोष्ठक बनाया जाए और किसी विशेषज्ञ के द्वारा उसके ऊपर से निष्कर्ष निकालना, अर्थात सांख्यिकी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सांख्यिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सांख्यिकी आपको पता चला हो। तो इसे आप एक बार लिख भी लीजिएगा जिससे कि आपको पता चले, एक बार 2 बार आप सुनोगे पता चल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं केवल और केवल 5 ही पॉइंट के बारे में डिस्कस करूंगा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है सूचना का एकत्रीकरण। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, सूचना यानी जानकारी, किसी जानकारी का हमें क्या करना है, एकत्रीकरण करना है, उसको इकट्ठा करना है। ठीक है, जानकारी को इकट्ठा करना ही तो हमारा सांख्यिकी कहलाता है।
ठीक है, जानकारी इकट्ठा करो, इकट्ठा करके उसके ऊपर से कुछ निष्कर्ष निकालो, जो निष्कर्ष निकालना है, ठीक है, उसी को सांख्यिकी कहते हैं। आंकड़े में प्रस्तुत कर दिया जाए तो उसे सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर का हमारा नाम क्या है? सूचना का एकत्रीकरण। सूचना का एकत्रीकरण। अब सूचना जो है हमें एकत्र करना है, ये चैप्टर का नाम है। किस तरह से? ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस पद्धति द्वारा, कैसे, कौन करता है सूचना का एकत्रीकरण, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो पद्धति यूज की जाती है सूचना एकत्रित करने के लिए, उसका लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, ठीक है, ये सारी बातों को इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूचना का एकत्रीकरण चैप्टर का नाम है। इसमें आज केवल 5 पॉइंट ही मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है समष्टि। ठीक है, तो समष्टि किसे कहते हैं तो मैं आपको बताऊं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि सुखी नगर के अंदर हमें जांच करना है कोरोना के बारे में। ठीक है, तो सुखी नगर के अंदर ये तो पहले से पता होगा कि ये पूरा सुखी नगर जो है उसके अंदर कितने लोग हैं, कितने लोग उसके अंदर बसे हुए हैं। तो जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को क्या कहा जाएगा? समष्टि। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं 11वीं क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो और मुझे किसी ने कहा कि आपके 11वीं क्लास की समष्टि कितनी है, तो जितने 11वीं क्लास में मेरे बच्चे होंगे, मान लो मेरे 11वीं क्लास में मेरे बच्चे 50 हैं, तो किसी ने मुझसे कहा कि कितनी समष्टि है आपकी 11वीं क्लास की, तो मैं कह दूंगा कि 50। तो समष्टि मतलब क्या? कि पूरी संख्या। ठीक है, अब इसको मैं परिभाषा के रूप में मैं आपको बताऊं, परिभाषा कैसे है इसका, तो परिभाषा सुनना जरा। जांच के क्षेत्राधीन आने वाले समग्र इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं, जांच के क्षेत्राधीन आने वाले समग्र इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। यानी जांच के क्षेत्राधीन, यानी जहां आप जांच करने जा रहे हो उस जगह पर जांच के क्षेत्राधीन आने वाले समग्र इकाइयों को, यानी आप सुखी नगर में जांच करने जा रहे हो, वहां पे जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी आपके लिए क्या कहलाएंगे? इकाई। ठीक है, वो सभी आपके लिए क्या कहलाएंगे? समष्टि। यानी जांच के क्षेत्राधीन आने वाले समग्र इकाइयों के समूह को समष्टि कहते हैं। ठीक है, आई होप कि समष्टि किसे कहते हैं आपको पता चला होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, जैसे कि आप चावल बीनते हो। ठीक है, चावल बीनते हो तो जब आप चावल बीनने जाते हो तो आपके सामने जितने भी चावल हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? समष्टि। ठीक है, चलो अब बात करते हैं न्यायादर्श। ठीक है, न्यायादर्श की बात करते हैं। अभी न्यायादर्श क्या है? तो गाइस एक मैं बात बताऊं, न्यायादर्श किसे कहते हैं? तो न्यायादर्श, जैसे मान लो कि आपके पास 1000 साड़ियां हैं। ठीक है, अब 1000 साड़ियां आपने किसी को बनाने के लिए दी, अब आप 1000 साड़ियां चेक तो नहीं करोगे, ये पॉसिबल तो नहीं है कि 1000 साड़ियां जो है एक एक करके हम चेक करें। तो चेक होता कैसे है? तो 1000 साड़ियों में से रैंडमली, यानी बिना भेदभाव किए आप कहीं से भी 10 साड़ियाँ निकाल लो और 10 साड़ियाँ निकाल करके आप उसे चेक करते हो, और 10 साड़ी अगर सही है तो आप क्या बोलोगे कि ये पूरी की पूरी 1000 साड़ी कैसी है? सही है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि पूरे क्लास में अगर जानना हो कि स्टेट किसको आता है तो एक एक बच्चे को खड़ा करके तो हम पूछ नहीं सकते। ठीक है, तो किसी 2-4 बच्चे को, किसी आगे से पीछे से किसी भी 2-4 बच्चे को हम उठा करके अगर पूछ लेते हैं कि सवाल 2-3 पूछ लेते हैं और बच्चे ने सवाल सही दे दिया तो हम ये जान जाते हैं कि स्टेट इसको आता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यायादर्श होता है। न्यायादर्श भी किसे कहते हैं? समष्टि में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाए। ठीक है, समष्टि में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाए तो उसे हम न्यायादर्श कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि समष्टि में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाए तो उसे न्यायादर्श कहा जाता है। ठीक है, तो न्यायादर्श का उपयोग हम किस लिए करते हैं? ताकि अगर कोई बड़ा समष्टि हो, बहुत ज़्यादा इकाई हो, तो न्यायादर्श का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, न्यायादर्श मतलब क्या? कुछ इकाइयों को चयन करके उसका आप जांच कर सकते हो और समष्टि सही है ऐसा अंदाजा लगा सकते हो। तो फिर से एक बार बोलूँगा, न्यायादर्श किसे कहते हैं? तो सुनना, समष्टि में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाए तो उसे न्यायादर्श कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं समष्टि का आकार।
तो समष्टि का आकार किसे कहा जाता है, तो ध्यान से सुनना, समष्टि का आकार, तो समष्टि में आने वाले कुल इकाइयों को समष्टि का आकार कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यादर्श का आकार। तो न्यादर्श में आने वाले सभी इकाइयों को न्यादर्श का आकार कहते हैं। मान लो न्यादर्श में आपने 10 लोगों को चुना, ठीक है, तो 10 लोग ही आपके न्यादर्श का आकार हैं, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शांत समष्टि। शांत समष्टि मतलब क्या, निश्चित समष्टि। ठीक है, जिन इकाइयों की संख्या निश्चित हो, ठीक है, उसे हम शांत समष्टि कहते हैं। यानी एक और तरीके से आप कह सकते हो कि जांच जहां करने जा रहे हैं वहां पे इकाइयां जो है निश्चित हैं, तो उसे हम शांत समष्टि कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये 5 देखा। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आपको 2 चीज और बता दूं कि समष्टि जांच, ठीक है, समष्टि जांच, और एक चीज और, न्यादर्श जांच। ठीक है, तो देखना, तो समष्टि जांच क्या है और न्यादर्श जांच क्या है वो मैं आपको बताता हूं। समष्टि जांच मतलब क्या कि जांच के क्षेत्राधीन आने वाले समग्र इकाइयों का अगर हम जांच करें तो उसे समष्टि जांच कहते हैं। ठीक है, और न्यादर्श के सभी इकाइयों का जांच किया जाए तो उसे न्यादर्श जांच कहते हैं। ठीक है, तो न्यादर्श जांच और समष्टि जांच किसे कहते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरह से आज हमने 5 टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए, तो उम्मीद है कि आपको ये 5 टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, और इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे के जो थ्योरियाँ हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये जो 11th क्लास का जो स्टैटिस्टिक है, और ये बहुत ही आसान है, आप आसानी से समझ सकते हो, बस आपको इसको शुरू से समझते जाना है। अगर आप बीच में गैपिंग करोगे तो आपको पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, और ये जो चैप्टर नंबर 1 है सूचना का एकत्रीकरण, ये पूरा का पूरा थियरी बेस्ड है। आप ये पूरा थियरी है, तो थियरी है मतलब आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थियरी सुन लोगे, समझ लोगे तो वो चीज़ आ जाएगा। तो थैंक यू, आप यहाँ तक आए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।